हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो लेकर और आज का वीडियो होने वाला हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, वो भी चैप्टर 1। और जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, वो भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए नहीं, क्लास 10th के लिए है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप अच्छे से अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और छूट जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस देश महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पूरी दुनिया में 7 महादेश हैं और उन 7 ही महादेश में इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किस के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा पुनः की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुब्रो वंश की। किस वंश की? बुब्रो वंश की स्थापना पुनः की गई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पूछे या ना पूछे, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था जो उन लोगों के विरुद्ध में खड़ा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रिया था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध क्या था? खड़ा हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। यानी जो गैरीबोल्डी था वह पेशे से क्या था, यानी उसका पेशा क्या था या उसका काम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाविक था। क्या था? गैरीबोल्डी नाविक था। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार इसको पूछता है कि गैरीबोल्डी पेशे क्या था, तो एक नाविक था। यानी गैरीबोल्डी जो था वो पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी। यानी जो जाल्वेरिन थी वह कैसी संस्था थी, यानी किस प्रकार की संस्था थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। लौह और रक्त की नीति किसने अवलंबन किया था? तो बिस्मार्क ने। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जितना भी क्वेश्चन लाता हूँ एक चैप्टर का, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। यानी जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वह कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1871 में। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। यानी नेपल्स की जो क्रांति थी वह कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1821 ईस्वी में। तो याद रखना है कि आपको नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 1821 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड में। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यानी जो यूनान देश था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1832 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। यानी जो कार्बोनरी संगठन था उसको किस वर्ष बनाया गया था, उसको किस वर्ष निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1810 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है कि कार्बोनरी को कब तैयार किया गया था, 1810 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंडियानोपुल की संधि कब हुई।
यानी जो एड्रियानोपुल है उसकी संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1830 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एड्रियानोपुल की संधि है और एक क्वेश्चन में बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वह किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्की और रूस के बीच। एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेडान का युद्ध किनके बीच होता है? और एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेडान का युद्ध होता वह किनके बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस और प्रसा के बीच। किन दो देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। और उस युद्ध का क्या नाम था? सेडान का युद्ध। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? यानी जो पोलैंड का विद्रोह था उसको किसने कुचल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रिया ने। किसने? ऑस्ट्रिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑस्ट्रिया अगर ऑस्ट्रेलिया दे दे तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रिया एक दूसरा देश है और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरा देश है। तो कभी भी होगा तो ऑस्ट्रिया होगा क्योंकि हम लोग इस पार्ट में कभी भी हम नहीं पढ़े हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं पढ़े हैं, हमेशा पढ़े हैं तो ऑस्ट्रिया ही पढ़े हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? यानी सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेडान में। कहाँ पर हुआ था? सेडान में हुआ था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान देश का। किस देश का? यूनान देश का यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया। यानी युवा इटली संस्था का विकास किया यानी युवा इटली जो संस्था थी उसका विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेजीनी ने किया था। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजीनी ने किया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? यानी बिस्मार्क जो था वह निम्न में से क्या था? यानी बिस्मार्क था वह कैसा व्यक्ति था या क्या काम वो करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कूटनीतिज्ञ था। क्या काम उसका था? कूटनीति करना था और एक कूटनीतिज्ञ था। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे कि बिस्मार्क क्या है या बिस्मार्क क्या था तो क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? यानी सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? बता रहे हैं कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय कौन ब्रिटिश कवि जो थे वह शहीद हो गए या मर गए? ठीक है, उस मतलब लड़ाई के समय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड बायरन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश शहीद मर गए? तो लॉर्ड बायरन मरे थे। कौन मरे थे? लॉर्ड बायरन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाल्वेरिन की संस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जाल्वेरिन की संस्था थी वह किस राज्य में स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रसा में। कहाँ पे? प्रसा में। यानी जाल्वेरिन क्या थी? एक संस्था थी और उसको कहाँ शुरू किया था? तो प्रसा में शुरू किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? जो हंगरी था उसकी भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार। क्या थी उसकी? मैग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यानी जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किसकी पराजय हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुर्की की। किस देश की पराजय हुई? तो तुर्की देश की पराजय हुई। यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की देश की पराजय। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी इस क्वेश्चन के ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए मैंने सोचा हूँ कि 2 वीडियो बना दूंगा, तो एक वीडियो का इंतजार कीजिए।